हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता क्या है? अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो इट इज द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो भी हमारे बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स हैं उसकी वैल्यू जो डिक्रीज होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? डेप्रिसिएशन। एंड इसके मेन कारण क्या होते हैं? द सबसे पहला मेन रीजन इज नॉर्मल वियर एंड टियर। जो हम फिक्स्ड एसेट को डे टू डे यूज करते हैं, डे टू डे यूज करने से उसकी जो वैल्यू कम हो रही है, दैट इज द रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन। सेकेंड, passage ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मशीन लाए 1 अप्रैल को और 30 सितंबर तक आपने उसे यूज नहीं किया, तो क्या उसकी वैल्यू सेम रहेगी? नहीं। वक्त के साथ भी जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं उसकी वैल्यू क्या होती रहती है? कम होती रहती है। तो अनदर रीजन इज पैसेज ऑफ टाइम। एंड थर्ड, चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर मार्केट में जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो उससे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आ गई तो ओल्ड मॉडल की यूटिलिटी वैसे ही कम हो जाती है, तो दैट इज ऑल्सो अ रीजन फॉर डेप्रिसिएशन। सो ब्रॉडली डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड देयर आर मेन 3 रीजंस जो मैंने आपको बताए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं इसके अंदर सिर्फ एक लैंड एक ऐसा फिक्स्ड एसेट है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्योंकि लैंड की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है जबकि दूसरे फिक्स्ड एसेट जो हैं उनकी वैल्यू डिक्रीज होती है। ध्यान से देखिए, डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज्ड on land. Its value always increases. समझ पाए बात? यहां आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिए। कई बार आप देखते होंगे कि ऐसे लिखा होता है लैंड, कई बार लिखा होता है बिल्डिंग, और कई बार लिखा होता है लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट के अंदर या एंट्रीज के अंदर। आपने देखा होगा कब हम लैंड यूज करते हैं, कब बिल्डिंग और कब लैंड एंड बिल्डिंग। ध्यान से समझिए, सपोज मैंने एक लैंड खरीदी 1 करोड़ रुपए देके, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ लैंड। व्हाट डू यू मीन बाय बिल्डिंग? द बिल्डिंग इज बेसिकली द सुपर स्ट्रक्चर क्रिएटेड ऑन लैंड। जो लैंड पर आप एक सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बिल्डिंग। तो सपोज आपने उसको बनाने में 1 करोड़ पे खर्च किए, तो इस केस में क्या है, आपको लैंड की वैल्यू अलग पता है, बिल्डिंग की वैल्यू अलग पता है, तो आप लैंड अलग दिखाते हैं, बिल्डिंग अलग दिखाते हैं, और उसमें हम बिल्डिंग पर जो है वो तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बट लैंड पर किसी भी तरीके का कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। बेसिक बातें बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। लैंड एंड बिल्डिंग कब लिखा जाता है? सपोज आपने एक फ्लैट परचेज किया। अब आपने एक फ्लैट परचेज किया सपोज 1.5 करोड़ रुपए का। अब यू डोंट नो कि उसके अंदर कितनी वैल्यू आपने लैंड के लिए पे करी और कितनी वैल्यू आपने बिल्डिंग के लिए पे करी है, तो आप उसको क्या दिखा दोगे? सिंपली लैंड एंड बिल्डिंग। समझ पाया? सो व्हेन इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू बाइफरकेट द वैल्यू बिटवीन द लैंड एंड बिल्डिंग, तो हम उसको सिंपली लैंड एंड बिल्डिंग से दिखा देते हैं और उसके अंदर हम डेप्रिसिएशन फिर अपना चार्ज करते हैं। समझ में आई बात? तो आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए मैंने ये बात बताई है, ऐसे टॉपिक से तो रिलेटेड नहीं है, बट हमें प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स भी सारे क्लियर साथ साथ होने चाहिए। तो डेप्रिसिएशन जो है वो हमेशा लैंड पे चार्ज नहीं किया जाता है, क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है, और लैंड बिल्डिंग में डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, जो डेप्रिसिएशन होता है ये चार्ज किया जाता है, चार्ज्ड ऑन कॉस्ट ऑफ असेट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ असेट क्या है, कैसे निकालनी है। ध्यान से समझना है, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब हम बेसिकली ये जो बातें करने जा रहे हैं ये सारी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 होंगी, जो कि हमारा डील करता है प्लांट, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट से। तो बड़े ध्यान से एक एक चीज आपको सुननी है और समझनी है। आइए शुरू करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताया कि जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज होता है किस पे? कॉस्ट ऑफ असेट पे। तो सबसे पहली चीज आती है हाउ टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ असेट। कॉस्ट ऑफ असेट कैसे कंप्यूट करना है, ठीक है, सबसे पहली चीज आती है। अब ध्यान से समझिएगा, कॉस्ट ऑफ असेट में हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना। तो देखिए,
all expenditures incurred till the asset is ready to use are added in cost of asset। ये क्या है सर? All expenditures incurred till the asset is ready to use are added in cost of asset। मैंने बोला जब तक asset ready to use नहीं हो जाता तब तक जितने भी आपके खर्चे हैं वो आप cost of asset में ऐड करेंगे। What is this? Suppose मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप एक मशीन खरीद के लाए जिसका आपका परचेज प्राइस है से 30,000 रुपीज से। आप एसी एक एयर कंडीशनर परचेज करके लाए, ठीक है, जिसका परचेज प्राइस है 30,000। फिर आपने उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया। भाई इंस्टॉल भी तो करवाओगे, यस और नो? से इंस्टॉलेशन चार्जेस आपके लगे 2,000 रुपये, ठीक है। फिर आपने उसके फिटिंग चार्जेस, वायर फिटिंग चार्जेस जो होते हैं वो सब पे किए। जो उसकी वायर वगैरह लगवानी थी उसमें आपके से रुपीज लग गए 1,000 रुपीज, ठीक है। तो टोटल आपका कितना खर्चा लग गया? 33,000 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनर आपके लिए कितनी है यहाँ पर? 33,000 रुपीज। वो एसी आपको 33,000 रुपए का पड़ा, 30,000 का नहीं पड़ा। क्योंकि देखो बिना इंस्टॉलेशन और बिना वायर की फिटिंग करवाए हुए वो असेट आपका रेडी टू यूज नहीं है। जितने भी एक्सपेंसेस इनकर होते हैं जब तक असेट रेडी टू यूज नहीं हो जाता तब तक जितने एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो कॉस्ट ऑफ असेट के अंदर ही ऐड किए जाते हैं। ऑल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड टिल द असेट इज रेडी टू यूज आर एडेड इन कॉस्ट ऑफ असेट। और इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं अगर मैं बताऊं तो इंस्टॉलेशन चार्जेस, साइट प्रिपरेशन चार्जेस। कई बार क्या होता है वहाँ पर थोड़ी मरम्मत, जैसे आप कई बार विंडो एसी लगाते हो तो क्या होता है वो विंडो को हटाना, उसके लिए एक पूरा फ्रेम बनाना, ठीक है। तो साइट प्रिपरेशन चार्जेस अगर किसी भी तरीके के हैं, या कोई ट्रायल रन एक्सपेंसेस हैं, उसको एक बार ट्रायल पे चला के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जितने भी खर्चे हैं जो कि बेसिकली असेट को रेडी टू यूज की कैटेगरी में लाके खड़ा करते हैं वो सारे कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड किए जाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली परचेज प्राइस तो इसके अंदर है ही, ये सब हमें ऐड करना है। तो सबसे पहली चीज डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज किया जाता है कॉस्ट ऑफ असेट पर। कॉस्ट ऑफ असेट कैसे निकालनी है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। प्लीज यहां तक एक बार आप नोट करिए फास्ट। देखिए ऐसा नहीं है कि हमेशा एक्सपेंसेस ऐड ही होंगे कॉस्ट ऑफ असेट में। कुछ ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती हैं जब हमें कॉस्ट ऑफ असेट में से कुछ अमाउंट माइनस करने पड़े। अब ये क्या है आइए जरा समझते हैं। सपोज कोई हमें गवर्नमेंट ग्रांट या आप कहिए गवर्नमेंट सब्सिडी मिली अगेंस्ट द असेट, अगेंस्ट फिक्स्ड असेट। लाइक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, सपोज हमने एक सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करवाया जिसकी हमें कॉस्ट आई लगभग 50 लाख रुपए, ठीक है। इस पे गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी प्रोवाइड की। गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी दी से 5 लाख रुपए की। तो अगर देखा जाए 50 लाख रुपए मैंने इनकर किए बट उसके अगेंस्ट मुझे 5 लाख रुपए की क्या मिल गई? सब्सिडी। तो मुझे नेट कॉस्ट पड़ी कितनी? 45 लाख रुपीस की। यस और नो? शो। तो अगर किसी भी तरीके की गवर्नमेंट ग्रांट या गवर्नमेंट सब्सिडी मिली है अगेंस्ट फिक्स्ड असेट तो वो आप फिक्स्ड असेट की कॉस्ट में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। समझ में आई बात? तो यहां पर आप लिख लीजिए कि माइनस गवर्नमेंट ग्रांट्स। समझ में आया? शो। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं एक और बात, अगर ट्रायल रन के दौरान, देखिए ट्रायल रन के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आपने क्या किया? कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड किए। ट्रायल रन के दौरान अगर कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ
जिसकी कुछ मार्केट वैल्यू है। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया और बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, जो ड्रिंकिंग है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर वो उसे बेच रहे हैं, ट्रीट करके पैकेट करके उसे आप सोल्ड आउट कर रहे हैं। ट्रायल रन के दौरान सपोज आपके पास 1000, ठीक है, 1000 बॉटल्स जो हैं वो आपकी तैयार हुई, जो आपकी मार्केट में बिक जाएंगी, उसकी मार्केट वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वो मार्केट में आराम से बिक जाएगी। तो अगर ट्रायल रन के दौरान कुछ आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है जिसकी कुछ मार्केट वैल्यू है, तो वो आप उसमें से क्या कर देंगे, माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन ट्रायल रन। ट्रायल रन के अंदर जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उसकी जो भी मार्केट वैल्यू है उसको आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझ में आई बात? तो बेसिकली सारे एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, बट अगर किसी भी तरीके का कोई भी बेनिफिट हुआ है तो उसको हमें माइनस करना है। दिस इज द एग्जॉस्टिव लिस्ट, इतना आप कर लेते हैं, मोर देन सफिशिएंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें अब पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ असेट निकालना आ चुका है, ठीक है, श्योर। और ये सारी आइटम्स आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगी, इनमें से कुछ आइटम्स ही देखने को आपको मिलेंगे, और सबसे ज्यादा आपको इंस्टॉलेशन और ये गवर्नमेंट ग्रांट्स देखने को मिलेगा। समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होता है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आपको पार्ट 1 बहुत अच्छे से समझ में आया, जिसने हमने कॉस्ट ऑफ असेट निकालना सीखा। अब हम बात करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन की। एज सच तो देखिए देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, बट ब्रॉडली स्पीकिंग हमारे पास दो मेथड होते हैं। वन इज SLM मेथड, जिसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, या दूसरा नाम होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। सेकेंड मेथड इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और यू कैन से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसको बुक वैल्यू मेथड भी बोल सकते हैं, बुक वैल्यू मेथड। अब दोनों क्या है, कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, वो सारी बातें एक एक करके हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले बेटा बात करूंगा SLM मेथड की। बड़े ध्यान से एक एक चीज सुननी और समझनी है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, सब जीरो लेवल से चीजें डिस्कस की जाएंगी। सपोज कॉस्ट ऑफ असेट है 1 लाख रुपए, उसकी स्क्रैप वैल्यू है 10,000 रुपए। स्क्रैप वैल्यू होता है कि अगर हम असेट को यूज कर लेंगे तो यूज करने के बाद अगर हम उसे बेचते हैं तो वो कितने का एक एस्टिमेटेड वैल्यू बिक जाएगा। फॉर एग्जांपल आप कार लेके आए, आपने उसे 15 साल यूज किया, उसके बाद आप उसे बेचते हो तो कुछ तो स्क्रैप का रेट भी मिलेगा। तो क्या एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, जिसको हम रेजिडुअल वैल्यू भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। चलिए सपोज उसकी यूजफुल लाइफ, जो आप मशीन लाए हैं उसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल, मतलब इट इज एस्टिमेटेड कि वो 10 सालों तक चलेगी, ठीक है। अब हमें डेप्रिसिएशन निकालना है SLM मेथड से। इट्स वेरी सिंपल, ध्यान से देखिए। आप देखो, अगर 1 लाख रुपए की आपने कोई चीज खरीदी, यस और नो, आप उसे 10 साल यूज करेंगे और उसके बावजूद भी वो 10,000 की बिक जाएगी, तो एक तरह से आपको 10 सालों में नुकसान कितने का होने वाला है? 90,000 का। भाई आप 1 लाख की चीज लाए, उसे 10 साल यूज करोगे, उसके बाद भी वो 10,000 की बिक जाएगी, तो आपको तो एक तरह से 90,000 रुपीज का लॉस होगा, वो भी 10 सालों में। और 90,000 का लॉस होगा 10 सालों में, ये तो 90,000 आ गया। तो एक साल का कितना होगा डिवाइड बाय 10, तो कितना आ गया 90,000 डिवाइड बाय 10, हमारा हर साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा कितना? 9,000 रुपए। समझ में आई बात? हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 9,000। अगर आप इसी चीज को फॉर्मूले से देखना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ।
कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, उससे भी आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, बात एक ही पड़ेगी। समझ में आई बात? फॉर्मूला देखना है फॉर्मूले में देख लो, कॉमन सेंस से समझना है कॉमन सेंस। तो हमें इसमें हर साल 9,000 रुपये का जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अगर इसी में हमें डेप्रिसिएशन की परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाता तो वो हम कैसे निकालते? जो भी आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया है उसको हम डिवाइड कर देते कॉस्ट ऑफ असेट से मल्टीप्लाई बाय 100। तो 9,000 कॉस्ट ऑफ असेट इज 1 लाख इंटू 100, तो डेप्रिसिएशन आपका आ जाता 9%, कि हर साल आप 9% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। अब इसे कैसे लिखा जाता है ध्यान से देखिए। कॉस्ट ऑफ असेट कितनी थी? 1 लाख रुपए। आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया पहले साल का, फर्स्ट ईयर का, कितना? 9,000 रुपये। तो वैल्यू बची कितनी उसकी? 91,000। दिस इज जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद बुक बचती है वैल्यू, उसको हम बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर 1, फर्स्ट ईयर के एंड में। फिर डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का 9,000 रुपीज चार्ज किया, क्या बचा? 82,000 रुपीज, जिसको हम क्या बोलेंगे? WDV, और यू कैन से बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 2, सेकेंड ईयर के एंड में WDV आ गई उसकी। फिर ऐसी जो वैल्यू डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आती है उसको हम बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। याद रखना, रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू। वैसे तो इसका मतलब होता है वैल्यू अपीयरिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही है उसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू। ठीक है, और ये जनरली आती है आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। हर साल ये अलग होती चली जाएगी। क्लियर है आपको मेरी बात? पक्का? शो। अच्छा, कुछ बातें यहाँ पे आपको समझनी है। जब आप असेट परचेज करके लाए तो आपने उसे अपनी बुक्स में कितने का रिकॉर्ड किया? 1 लाख रुपए का? यस और नो? पक्का? तो जब असेट परचेज करके लाते हैं हमने उसे कितने का रिकॉर्ड किया? 1 लाख रुपए का। इस चीज को हम ऑल्टरनेटिवली बोल सकते हैं बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग। क्या बोल सकते हैं? बुक वैल्यू एट द बिगनिंग। कई बार लिखा होता है क्वेश्चन में बुक वैल्यू एट द बिगनिंग, तो उसका मतलब ही कॉस्ट ऑफ द असेट है। घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बुक वैल्यू का मतलब क्या? वैल्यू अपीयरिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और जो बिगिनिंग में दिख रही है इट इज सिंपली अ कॉस्ट ऑफ असेट। क्लियर है आपको मेरी बात? पक्का ना? शो। अच्छा, अब देखिए, आप हर साल 9,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यस और नो? तीसरे साल भी करेंगे, चौथे साल भी करेंगे, ऐसे करते रहेंगे अप टू 10 ईयर्स आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, हाँ या ना? तो 10 सालों में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा? 9,000 इंटू 10, 90,000 रुपये। ये आपका क्या हो गया? टोटल डेप्रिसिएशन इन 10 ईयर्स कितना हो गया? 90,000 रुपये। कॉस्ट ऑफ असेट जो है वो कितनी है? 1 लाख रुपए। तो जब आप 10 सालों में 90,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे तो उसकी वैल्यू बचेगी कितनी? 10,000 रुपये, यस और नो? भाई जब आप ये प्रोसेस हर साल करते रहेंगे तो बाय द एंड उसकी वैल्यू बचेगी कितनी? 10,000 रुपये। दिस इज व्हाट? बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 10th ईयर, यस और नो? समझ में आ रही है मेरी बात? हर साल अगर मैं 9,000 रुपये माइनस करूं, नहीं समझ में आ रहा करके देख लो, एंड में बचेगा कितना? 10,000 रुपये। बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 10th ईयर, या इसे हम बोलते हैं बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, जो कि हमेशा इक्वल होती है किसके? स्क्रैप वैल्यू के। किसके इक्वल होगी? स्क्रैप वैल्यू। आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो स्क्रैप वैल्यू थी आपकी एसेट की वो कितनी थी? 10,000 रुपये थी,
यस और नो? श्योर। सो आपको कुछ बातें जो ध्यान रखनी है अभी तक जितना मैंने आपको बताया। पॉइंट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ असेट जो है वो किसके इक्वल है? बुक वैल्यू एट द बिगनिंग। यस और नो? श्योर। सेकेंड, स्क्रैप वैल्यू किसके इक्वल है? बुक वैल्यू एट द एंड, ठीक है, ऑफ यूजफुल लाइफ या बुक वैल्यू एट द एंड, एक ही बात है। चलो पूरा लिख देते हैं आपके लिए, नाराज मत हो, ठीक है। और तीसरा, बुक वैल्यू का मतलब जो वैल्यू बुक्स में दिख रही है, ठीक है। और तीसरा, जब आपको SLM मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप। कॉस्ट इज बुक वैल्यू एट द बिगनिंग, स्क्रैप इज बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, तो दोनों को माइनस भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकता है वो, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, ठीक है। और परसेंटेज निकालनी है अगर डेप्रिसिएशन की आपको, तो इसी में आप क्या करेंगे बेटा, जो डेप्रिसिएशन है उसको डिवाइड कर देंगे किससे? कॉस्ट ऑफ असेट से, इनटू कर देंगे क्या? 100, ठीक है। और फोर्थ आपका जो आपने देखा यहाँ पर कि स्क्रैप वैल्यू है क्या, अगर उसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाए, एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, मतलब जब, समझ गए, लाइफ ऑफ असेट खत्म हो जाएगी तो उसके एंड में कितनी हम रियलाइज कर सकते हैं वैल्यू। तो ये था मेरा SLM मेथड का एक बेसिक, जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमें डेप्रिसिएशन उस पर पूरा कंप्यूट करना है। होपफुली आपको मेरी बातें सारी की सारी समझ में आ रही हैं। नोट कर लीजिए सारा फास्ट। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट मेथड की, दैट इज द WDV मेथड, जिसके मैंने आपको दूसरे नाम भी बताए थे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, बुक वैल्यू मेथड, ठीक है। WDV मेथड के अंदर जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज किया जाता है ऑन बुक वैल्यू ऑफ असेट। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन WDV स्लैश बुक वैल्यू ऑफ असेट। मतलब सपोज कॉस्ट ऑफ असेट है 1 लाख रुपए, ठीक है, और डेप्रिसिएशन जो है उसका रेट है 10%। तो इस मेथड में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ असेट आपने कितना लिया? 1 लाख रुपीस, ठीक है, माइनस आप करते हैं डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का 10%, कितना हो गया? 10,000 रुपए। तो उसकी वैल्यू कितनी बचेगी? 90,000। दिस इज व्हाट WDV एट द एंड ऑफ ईयर 1। ईयर 1 के एंड में WDV कितनी है? 90,000, माइनस किया आपने डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का। अब सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे? 10% लेना है ना, तो ये जो WDV आई है इसका 10% आपको लेना है, मतलब 9,000 रुपीज। तो कितना बचा? 81,000 रुपीज, ठीक है। ये क्या आ गया? WDV एट द एंड ऑफ ईयर 2। फिर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे थर्ड ईयर का, कितना? 80,100, ठीक है। इस तरीके से आपकी सीरीज चलेगी। तो देखिए क्यों इसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोला। आप देखो हर साल जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो क्या होता चला जाता है? कम। इन दिस मेथड amount of depreciation remains higher in earlier years.
इस मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो हायर रहता है अर्लियर ईयर्स में एंड देयर आफ्टर diminishes thereafter फॉल कर देता हूं। ये है WDV। जबकि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में, SLM मेथड में हर साल जो है डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है सर, वहां हमने परसेंटेज निकालने का फॉर्मूलाज देखा था, क्या यहां भी है? जी हाँ, मेथड तो यहां पर भी है, बट आप उसे कंप्यूट ना करें। कैसे है वो देखिए, 1 माइनस, ये कभी एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा क्योंकि इसकी कंप्यूटेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ असेट, रूट में n, 1 माइनस इंटू 100। ये जो है इसका मेथड होता है डेप्रिसिएशन परसेंटेज निकालने का। बट इसको सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला पूछ ले बात अलग है, कभी सॉल्व करने के लिए आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। n है इसमें यूजफुल लाइफ, n है इसमें यूजफुल लाइफ। हाँ, लेकिन जिन बच्चों ने शॉर्टकट सीखे हुए हैं, खासकर जो CA फाउंडेशन के बच्चे होते हैं, वो जब आप CA फाउंडेशन में जाएंगे या आप हैं अगर, तो आप ये सॉल्व करना सीखते हैं वहाँ पर, उनके लिए हो सकता है। अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है ऐसा कि आपको एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, इसके बाद चलिए मैं एक काम करता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको सॉल्व करना सिखाई देता हूँ। सपोज कॉस्ट है 1 लाख, जिनके कैलकुलेटर अलाउड नहीं है वो इसको ना देखें, वो वीडियो फॉरवर्ड कर दे, क्योंकि जिनके कैलकुलेटर अलाउड है वो ही इसे सॉल्व कर पाएंगे। जिस एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है प्लीज वो यहाँ से वीडियो थोड़ा फॉरवर्ड कर लें। कॉस्ट है 1 लाख, सपोज स्क्रैप वैल्यू है 10,000 और यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। डेप्रिसिएशन परसेंटेज निकालनी है 1 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। देखो 1 रूट n लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/10। रूट लिखो या 1/10 लिखो एक ही बात होती है, इंटू 100। तो 1 माइनस 0.1 की पावर 1/10 इंटू 100। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व होता है बताओ, बताऊं मैं, ध्यान से देखो। इसके कुछ स्टेप होते हैं, कैलकुलेटर उठा लो, रूट प्रेस करना है आपको 12 टाइम्स। ध्यान से देखो, थोड़े टेक्निकल स्टेप्स हैं। सी कैसे हमें इसे सॉल्व करना है, कैलकुलेटर मैंने ले लिया, आपको होपफुली सब दिख रहा हो। 0.1, ठीक है, ये जो आपके पास रूट है ना, इसको आप 12 टाइम्स प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 टाइम्स आपने इसे प्रेस किया, देखिए यही आ रहा है आपका। इसको जब 12 टाइम्स प्रेस कर देंगे, इसे ऐसे ही रहने दीजिएगा स्क्रीन पे। सेकंड है, हम करेंगे -1। क्या करना है, -1। तो जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है इसमें -1 कर दीजिए, ठीक है, और इक्वल टू दबा दीजिए, जो भी आ रहा है आपको स्क्रीन पे रहने दीजिए। थर्ड है हमारा डिवाइड फ्रॉम पावर। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो 1/10 है, तो इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय कर देंगे 10। 1/10 है ना, तो डिवाइड बाय 10। 12 होता तो डिवाइड बाय 12। देखिए पहले 2 स्टेप्स हमेशा सेम रहेंगे, सिर्फ तीसरे स्टेप में चेंज होगा। अगर यहाँ 12 होता तो 12 से करता, 15 होता 15 से करता, 20 होता 20 से डिवाइड करता। ठीक है, तो डिवाइड बाय 10 जो भी आपके पास आ रहा है स्क्रीन पे। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब अगले दोनों स्टेप्स भी सेम रहेंगे हमेशा, +1 और इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स। ये स्टेप्स जो हैं वो हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, तो +1, ठीक है, जो भी आपके सामने आ रहा है, फिर इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स, इनटू इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, इनटू इक्वल टू। 4 बार कर दिया हमने, 5 6 7 8 9
10, 11, 12, तो ये आ रहा है 0.7943, ठीक है। 12 टाइम्स किया मैंने इंटू इक्वल टू, तो 1 माइनस 0.7943 इंटू 100, ठीक है। तो माइनस 1.2056 इंटू 100, तो ये आ गया आपका 20.56%, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया मैंने कैसे निकाला। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो पॉज करके दोबारा देख लीजिए, ठीक है। ये 2 स्टेप्स, 4 स्टेप्स सेम रहेंगे, सिर्फ एक यहाँ पे ही डिफरेंस आएगा, वो अकॉर्डिंग टू पावर होगा। चलें, तो होपफुली आपको WTB मेथड में चीज़ें समझ में आई, किस तरीके से मूव ऑन करेंगे, ठीक है। और इसका मेन पॉइंट क्या था वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और डिस्कशन करते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के सामने, हाउ टू कंप्यूट एंड रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन। बड़े ध्यान से देखिएगा। सपोज बेटा हमारा अकाउंटिंग ईयर है 17-18, ठीक है, 17-18 है, एंड हमने कॉस्ट ऑफ असेट परचेज्ड ऑन से मैंने लिखा 1 अप्रैल को ही हमने परचेज किया उसे 1 लाख रुपीस का, ठीक है। असेट इज रेडी टू यूज, जो असेट है वो रेडी टू यूज हुआ से 30 जून को, 30 जून को वो से रेडी टू यूज हुआ, इसमें इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं थी, ऑन 30 जून। उसके बाद सपोज असेट इज पुट टू यूज, मतलब उसे एक्चुअली में यूज में डाला गया ऑन 30 सितंबर। परचेज हुआ 1 अप्रैल को, रेडी टू यूज हुआ 30 जून को, पुट टू यूज हुआ 30 सितंबर को, ठीक है। फाइंड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% फ्रॉम SLM मेथड। खैर फर्स्ट ईयर में तो सबसे सेम रहता है। देखिए, मैं आपको सारी बातें एक एक करके बताऊंगा। अगर आप टाइम स्केल देखें थोड़ा सा, 17-18 जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है कि 1 अप्रैल को परचेज है, उसके बाद 30 जून को रेडी टू यूज है, उसके बाद 30 सितंबर को पुट टू यूज है, मतलब एक्चुअल यूज। पुट टू यूज का मतलब एक्चुअल यूज हुआ, रेडी टू यूज का मतलब उस दिन से वो तैयार था यूज होने के लिए, ठीक है। और दैट्स इट, और 31 मार्च तक तो ये पूरा चलेगा। देखिए, डेप्रिसिएशन उस दिन से चार्ज किया जाता है जिस दिन से असेट रेडी टू यूज होता है। जिस दिन से असेट रेडी टू यूज होता है उस दिन से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। कौन कहता है सर ऐसा? AS 10 कहता है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड फ्रॉम द डेट asset is ready to use। पुट टू यूज से कोई हमें मतलब नहीं है, ठीक है ना, परचेज से हमें कोई मतलब है। हाँ, अगर आपको रेडी टू यूज नहीं गिवन, रेडी टू यूज गिवन नहीं है, हाँ मैं लिख देता हूं आगे, इन केस डेट ऑफ ready to use is not given, अगर वो गिवन नहीं है, then assume date of purchase of asset as
रेडी टू यूज, कि जिस दिन उसे परचेज किया है उसी दिन से ही आप रेडी टू यूज मान लेंगे। तो इसमें डेप्रिसिएशन कब से लगना शुरू होगा? 30 जून से। कब तक लगेगा? 31 ऑफ मार्च तक जो है वो डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, अब देखिए डेप्रिसिएशन कितना था? 10%, 10% पर एनम, 10% पर एनम। तो देखिए 30 जून से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम होता है? 9 मंथ्स, 9 मंथ्स होता है। तो व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन अमाउंट? कॉस्ट ऑफ असेट पे था 1 लाख, 10% लगाना है, एंड फर्स्ट ईयर में क्योंकि सिर्फ उसे 9 महीने यूज किया है तो आप 9 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन उस पे लगाएंगे। दिस विल कम आउट टू बी 7500। तो आपको डेट ऑफ परचेज मतलब सॉरी ईयर ऑफ परचेज में ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन उस ईयर से, उस दिन से लगना शुरू होगा जिस दिन से वो रेडी टू यूज हुआ है। ठीक है, और अगर रेडी टू यूज गिवन नहीं है तो डेट ऑफ परचेज को ही हम रेडी टू यूज मान लेंगे। उसके बाद हमें दिक्कत नहीं है, उसके बाद तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल, मिस्टर ए परचेज्ड फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख ऑन 30 सितंबर 2017। ठीक है, फाइंड डेप्रिसिएशन फॉर 2017 and 2018 at the rate of 10% per annum स्ट्रेट लाइन मेथड। बड़े ध्यान से, रिलैक्स होके एकदम, कोई जल्दी नहीं है। चलिए तीस सितंबर 2017 को हमने उसे परचेज किया। तो सबसे पहले 2017 की बात करें, 2017 है, सिर्फ देखो 17-18 नहीं है, तो ये शुरू होता है 1 जनवरी से। ये मैंने आपको बहुत बात बता दी है कि अगर 2017 लिखा हुआ है इसका मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर। आपने खरीदा कब उसे? 30 सितंबर को, तो वही हम क्या मान लेंगे? डेट ऑफ रेडी टू यूज। तो पहले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो सिर्फ 3 महीने का लगेगा, 2 लाख का 10% 3 महीने के लिए कितना हो गया? 5,000 रुपए सिर्फ पहले साल। क्यों? क्योंकि सिर्फ 3 महीने यूज हुआ ना। बट 2018 में दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर 17 में यूज होना शुरू होता है ऑब्वियसली 18 में तो पूरे साल यूज हुआ। तो SLM मेथड है, कॉस्ट पे ही लगाते हैं। 2018 में पूरे 2 लाख पे 10% आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, कितना? 20,000 रुपए। ठीक है, तो हमें सिर्फ जो मेन बात ध्यान रखनी है कि इन द ईयर ऑफ परचेज proportionate depreciation can be charged in the year of purchase of fixed asset proportionate depreciation will be charged if asset is not used for complete accounting year। अगर complete accounting year के लिए हमने उसे यूज नहीं किया तो हम प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। प्रोपोर्शनेट मतलब ऑन द मंथ्स के बेसिस पे। ठीक है, तो ये तो आपने देखा कि हाउ टू कंप्यूट, क्लियर। देयर आफ्टर रिकॉर्ड, देखिए रिकॉर्डिंग इज वेरी सिंपल। जब आप परचेज करते हैं फिक्स्ड एसेट को, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसकी भी एंट्री हम डिस्कस कर लेते हैं इसी लगे हाथ। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट के केस में क्या एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
यही एंट्री होगी। और फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हर साल, तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, तो हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। तो फिक्स्ड एसेट टू बैंक जब खरीदेंगे, और हर साल डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। इसी चीज को अगर हम लेजर में बनाएं, लेजर पोस्टिंग करें, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनेगा। देखिए, जब हमने फिक्स्ड एसेट परचेज किया, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट होगा बैंक अकाउंट से, ठीक है। ये कब? जब फिक्स्ड एसेट परचेज किया। फिर जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा उससे देखिए फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो भी आपका डेप्रिसिएशन है, फिर आपका क्या आ जाएगा उससे? बैलेंस सीडी। उस सीडी से यहां पर फिर दोबारा वो अगले साल बीडी बनेगा, फिर अगले साल जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक है, और फिर बैलेंस सीडी हमारे पास आएगा। फिर अगले साल डेप्रिसिएशन सीडी जो है वो बीडी बनेगा, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और इसी तरीके से जो एक कहानी है वो आगे बढ़ती रहेगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट, बैलेंस सीडी, ठीक है। कहानी जब तक फिक्स्ड एसेट है, जब तक ये कहानी चलती रहेगी। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, प्लस कैसे उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें। बाकी बातें नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू। चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, जितना भी अभी तक हमने सीखा है, ताकि हमें आगे बढ़ने में दिक्कत ना हो। मिस्टर ए ने परचेज की एक मशीनरी 1 जुलाई 2016 को 5 लाख रुपए की। 30 सितंबर 2017 को ही परचेज्ड अनदर मशीनरी फॉर ₹2 लाख। ओके। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम WDV मेथड से चार्ज होता है। मशीनरी अकाउंट बनाना है आपको 16-17 का, 17-18 का और 18-19 का। तो एक फॉर्मेट बना लीजिए मशीनरी अकाउंट का फटाफट। और देखिए 2016-17 में हमने मशीनरी कब खरीदी है? 1 जुलाई 2016 को। तो देखिए फॉर्मेट मैंने तो पहले ही बना लिया था 2016। मैं डेट का कॉलम नहीं बनाया, मैं इसे ऐसे ही लिख देता हूं। 1 जुलाई को हमने मशीनरी परचेज करी 5 लाख रुपए की, ठीक है। इसके बाद 2016, ठीक है। अब 16-17 है। भाई एक बात बताओ, 16-17 कब से कब तक होता है? निकम्मो, 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 17 तक। ये सुनो, खरीदा कब है? 1 जुलाई को। तो जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितने महीने का लगेगा? पहले 9 महीने का। ये सुनो, तो 5 लाख का 10% और वो भी 9 महीने के लिए। समझ में आ रहा है? 37,500 रुपीज ये आपका आएगा। देखिए डेप्रिसिएशन हमेशा लास्ट डेट पे चार्ज होता है, तो 2017 31 मार्च बैलेंस सीड, देखो सॉरी डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 37,500, ठीक है। और कुछ 16-17 में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसी दिन बैलेंस सीडी अपना नॉर्मल निकाल देंगे। ये वर्किंग नोट में जरूर निकाल के दिखाइए कि डिप्रिसिएशन कितना आ रहा है। जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया यहाँ पे 5 लाख, और ये 5 लाख में से 37,500 के हमारा 4,62,500। फिर अगले साल 2017 1 अप्रैल ये क्या बनेगा हमारा? बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 4,62,500, ठीक है। अब कुछ हुआ 2017 में?
हाँ, 30 सितंबर 2017 को एक अनदर मशीन ने खरीदी। जब भी एक से ज्यादा मशीन आ जाए ना बेटा, तो पहले वाले को आप M1 का नाम दे दो, ठीक है, ये M1 है आपका। तो अब जो दूसरी मशीनरी आप खरीद रहे हो 30 सितंबर को, बैंक अकाउंट, उसको आप नाम दे दो M2। क्या नाम दे दोगे? M2। और कितना अमाउंट? 2 लाख रुपए, ठीक है। 2 लाख रुपए की हमने परचेज करी। अब ध्यान से देखिएगा, बड़े रिलैक्स होके, कोई घबराने वाली बात नहीं है, एकदम आराम से। 17-18 है, 17-18 कब से कब तक चलेगा? जी हाँ, 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 2018 तक। ये सुनो, तो 2018 लास्ट डेट 31 मार्च है। डेप्रिसिएशन अकाउंट, 2 मशीनें हैं M1 और M2, दोनों का अलग अलग निकाल के दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। देखिए M1 जो है वो तो पहले से है, तो उस पर तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा भाई, पहले से है ना, और WDV मेथड है, ये बात भी ध्यान रखना है, जो बुक वैल्यू बची उस पर लगेगा। तो M1 पे जो लगेगा दैट विल बी ऑन 462,500 का 10%। यही अगर SLM मेथड होता तो मैं कॉस्ट पे लगाता 5 लाख पे, बट क्योंकि WDV मेथड है तो जो WDV बची उस पे लगा रहा हूं 46250। अच्छा, ये हमने कब खरीदी है? 30 सितंबर को। तो अगर 30 सितंबर को खरीदी है तो फिर तो बेटा 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन लग पाएगा M2 पे, तो हाँ या ना? तो 2 लाख का 10% 6 महीने के लिए कितना हो गया? 10,000। तो ये हो गया 56250, 31 मार्च। बैलेंस CD M1 M2 1,90,000 और ये आपका 462,500 माइनस ये आया 416,250 प्लस 1,90,000 6,06,250 रुपये। एकदम ऐसे ही जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, सारी चीजें एकदम क्लीन, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रखनी प्रेजेंटेशन के अंदर हमें। 6,62,500 6,62,500, ठीक है। इसके बाद 2018 1 अप्रैल बैलेंस BD 18-19 का ही बनाना है ना हमको, तो M1 एंड M2 नोट डाउन कर देंगे 416,250 और 1,90,000। सो टोटल कम्स आउट टू बी 60,6250। 2018 31 मार्च डेप्रिसिएशन। अब दोनों पे ही पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, और अगर हम देखें तो और कोई नई मशीनरी हमने परचेज भी नहीं करी, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन उसका 10% होगा 41625 और इसका होगा 19,000। तो 10% हमने दोनों का कर लिया। SLM होता तो फिर कॉस्ट का लेते, ठीक है, क्योंकि यहाँ WDV है तो जो WDV बची उसका सीधा 10% ले रहे। 41625 प्लस 19,000 60,625 31 मार्च बैलेंस CD M1 M2। तो 416,250 माइनस 10% 374,625 और 1,90,000 माइनस 10% 1,71,000। दोनों को ऐड करें 374,545,625, ठीक है। फिर इसकी आप टोटलिंग कर दीजिएगा, देखिएगा वही आ रहा होगा 60,6250। मेरे पे स्पेस नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ 60,6250 60,6250। तो होपफुली आपको समझ में आया कि हमें क्वेश्चन एग्जैक्टली करना कैसे हमें चीज़ों को
पोस्ट करना है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फटाफट प्लीज ये सारा नोट करिए फास्ट। चलिए, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट अगर हमने बेचा तो उस पर प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से निकलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को सीखने के बाद और फिर पिछले टॉपिक को मर्ज करके हम फुल फ्लैश क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस कर पाएंगे, जिसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के। चलिए देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है। स्टेप 1, कंप्यूट बुक वैल्यू ऑफ असेट ऑन द डेट ऑफ सेल। जिस दिन आपने असेट को बेचा है उस दिन आपको उसकी बुक वैल्यू निकालनी है, मतलब उस दिन तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करके जो भी उसकी बुक वैल्यू है वो आपको निकालनी है। स्टेप 2, आप देखोगे सेल्स वैल्यू कितनी है, ठीक है। और स्टेप 3, अगर आपकी सेल्स वैल्यू ज्यादा है बुक वैल्यू ऑफ असेट से, जिसको आप WDV भी बोल सकते हैं, बुक वैल्यू ऑफ असेट कब, ऑन द डेट ऑफ सेल, तो आप कहेंगे प्रॉफिट है। और अगर सेल्स वैल्यू कम है बुक वैल्यू ऑफ असेट से, तो वी विल से कि ये लॉस। अब कैसे होगा, क्या होगा, मैं सब कुछ आपको एग्जांपल से समझाता हूं। उससे पहले आप ये सब नोट कर लीजिए फास्ट। चलिए एक एग्जांपल लें। चलिए एक एग्जांपल आपके सामने, इसे सॉल्व करते हैं बड़े आराम से, रिलैक्स होके। मिस्टर श्याम ने मशीनरी परचेज करी 1 अप्रैल 2017 को 5 लाख रुपए की, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज होता है 10% पर एनम WDV मेथड से एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, दैट इज ऑन 31 मार्च। हर साल 31 मार्च को 10% पर एनम से WDV मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। 30 सितंबर 2019 को उन्होंने 3.5 लाख की मशीनरी बेच दी। तो हमें निकालना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ऑन द सेल ऑफ मशीनरी। देखिए स्टेप 1 हमें क्या निकालना है, बुक वैल्यू ऑफ असेट ऑन डेट ऑफ सेल, जो कि हमारे पास है 30 सितंबर 2019। तो देखिए कॉस्ट 1 अप्रैल 2017 को कितनी है, 5 लाख रुपए, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा पूरे 17-18 का हम चार्ज कर सकते हैं। देखिए 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती हैं, हमने 1 अप्रैल को खरीदा है, तो आप देखिए बिना आंख बंद करके आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। पूरा 1 साल है ये 17-18 का, तो 10% है 50,000। सो हमारे पास आया 4,50,000। ये हमारे पास आई रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 को WDV आ गई। फिर डेप्रिसिएशन 2017 में खरीदी थी 18-19 का, पूरे साल का लगेगा। WDV मेथड है तो 4.5 लाख पे लगाएंगे। SLM होता तो 5 लाख पे लगाते। 45,000 रुपीज कितना हो गया, 4,05,000। दिस इज WDV ऑन 31 मार्च 19, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे, बट अब लगाएंगे अप टू 30 सितंबर। आपने के पास 31 मार्च 19 को वैल्यू है, लेकिन आपने इसको 30 सितंबर को डिस्पोज ऑफ कर दिया, बेच दिया, तो यू हैव ओनली 6 मंथ्स जिसका आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। 6 महीने का डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे। 6 महीने का कैसे लगेगा, 4,05,000 वैल्यू है, ठीक है, और 10% लगेगा और 6 मंथ्स के लिए लगेगा, ठीक है। तो 20,250, तो ये आपके पास आ गई WDV ऑन 30 सितंबर 2019। कितनी आई, 384,750।
ये आपके पास बुक वैल्यू आ गई ऑन द डेट ऑफ सेल। कुछ नहीं किया, जिस दिन से परचेज किया था हर साल जो जो डेप्रिसिएशन बनता था वो माइनस करते गए और किस दिन तक निकाल दिया, जिस दिन वो मशीन डिस्पोज ऑफ हुई है। स्टेप 2 सेल्स वैल्यू देखते हैं। सेल्स वैल्यू है 3.5 लाख रुपए। यस और नो? 3.5 लाख है, 384750। स्टेप 3 क्या हुआ भाई? तो आपका आएगा लॉस कितना? 384,750 माइनस 3 लाख, दिस इज 34,750। ये हमारा क्या हुआ? लॉस। बहुत सिंपल तरीके से हमने इसे निकाल लिया। अब इसे रिकॉर्ड कैसे करते हैं यही सोच रहे हो क्या? चलिए मैं बताता हूं। देखिए एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। जैसे हम मशीनरी है, आपने मशीनरी बेची है तो आपने जितने का उसे बेचा उससे आप एंट्री कर दीजिए। कितने का बेचा है? 3,50,000, 350, 350। ठीक है, ये जो हमारी एंट्री होगी दिस विल बी फ्रॉम सेल्स वैल्यू। ये एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स वैल्यू से। अब इसके बाद आपको लॉस हुआ, लॉसेस आर डेबिटेड, तो व्हाट यू विल डू, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉसेस जो है बेटा वो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। अगर यही प्रॉफिट होता तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, बट यहाँ लॉस है 34750 टू मशीनरी अकाउंट। कितना? 34750। ठीक है, तो ये दो एंट्री हम इसकी सिंपली रिकॉर्ड करते हैं। चलिए अब मैं इसी क्वेश्चन में आपको मशीनरी अकाउंट भी बना के दिखाता हूं ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं और हमारे दिमाग में कोई डाउट ना रहे। चलिए ये फॉर्मेट मैंने आपके लिए बना लिया है। 2017 1 अप्रैल हमने परचेज करा। कितने में परचेज करा था? 5 लाख रुपए में। वेरी गुड, ये तो बेसिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। फिर यहाँ पर 2018 31 मार्च डेप्रिसिएशन हमारा चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा? 50,000। ठीक है, और फिर 31 मार्च को हमारा क्या निकलेगा? बैलेंस सीडी। कितना? 4,50,000। यह आ गया 5 लाख। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 2018 1 अप्रैल ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? बहुत बढ़िया, बैलेंस पीटी। वेरी गुड, 4,50,000। गुड। 2019 वेरी गुड, 31 मार्च। बहुत बढ़िया, सही जा रहा है। आपको चीज़ें अब समझ में आनी शुरू हो चुकी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप ये सारी चीज़ें अपने आप इंटरप्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ऐसे आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे उसे। बैलेंस सीटी, ठीक है, 4,05,000 आ गया हमारे पास। तो ये हो गया हमारा 4,50,000। 4,50,000। इसके बाद 2019 1 अप्रैल बैलेंस बीडी 4,05,000। इसके बाद देखो अब 30 सितंबर को बेचा ना तो ऑप्शन नहीं है बेटा, डेप्रिसिएशन उसी दिन चार्ज करना पड़ेगा। वैसे साल के एंड में होता है बट क्योंकि आपने 30 सितंबर को बेच दिया तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे उसी दिन डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और आप देखिए उस दिन हमारा जो डेप्रिसिएशन था वो कितना आया था? 20,250 रुपये का डेप्रिसिएशन हमारे पास आया था। तो 20,250 रुपये ही हम यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, हमने मशीन बेची, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। जब भी मशीन बिकेगी तो उसका जो भी अमाउंट है बैंक अकाउंट वो आप यहाँ लिखेंगे। कितने में बेची हमने? 3.5 लाख रुपए में। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या हुई थी? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी टू मशीनरी। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 30 सितंबर को ही, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना था भाई? 34750। ठीक है, तो बस अब हमारा क्वेश्चन जो है वो यहीं क्लोज हो गया, क्योंकि मशीनरी खत्म तो मशीनरी अकाउंट कहाँ से बचेगा?
अरे निकम्मो, मशीनरी खत्म हो गई, मशीन बेच दी ना, डिस्पोज ऑफ कर दी, टोटल मैच हो गया। तो पूरे प्रोसेस में आपको क्या नया लगा मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप मशीनरी बेचेंगे ना, तो मशीनरी अकाउंट के अंदर जब भी फिक्स्ड एसेट कोई भी बेचेंगे, सॉरी मैं मशीनरी क्यों लिख रहा हूँ, कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर आप बेचेंगे, फिक्स्ड एसेट कोई भी अगर आप फिक्स्ड एसेट बेचेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्रेडिट साइड जितने में आपने उसे बेचा है यहां पर, ये आपकी आएगी क्या, सेल्स वैल्यू, ठीक है। जो भी उस पर लॉस अगर हुआ है तो वो आप क्रेडिट कर देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। और अगर प्रॉफिट हुआ होता तो वो इस साइड आ जाता, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बस। और कुछ भी इसके अंदर नया डिफरेंस नहीं है। आप देखिए सब कुछ वही है जो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके। तो होपफुली आपको सारी बातें मेरी समझ में, प्लीज इसे सारा एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कुछ अच्छी चीजें और डिस्कस करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए कुछ 2 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको कैसे एग्जाम में पूछा जाता है और कैसे उसके ऊपर 8 से 12 नंबर के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कंसेप्ट्स को मर्ज करके, वो हम इसमें पढ़ेंगे। फोटो आपको नहीं दिख रही होगी क्योंकि थोड़े क्वेश्चंस करवाने हैं, लेंदी है, हाँ, इसलिए मैं साइड वाला एरिया वेस्ट नहीं कर सकता जहाँ फोटो आती है। चलिए, एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2016 कॉस्टिंग ₹10 लाख। अनदर मशीनरी परचेज करी 1/1/2018 को, ठीक है। 30 जून 2018 को इट सोल्ड द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1/4/16, मतलब ये वाली मशीनरी बेच दी। एंड एक अनदर मशीनरी परचेज करी 15 लाख की उसी दिन। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 16, 17, 17, 18, 18, 19 एज्यूमिंग डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% पर एनम SLM मेथड से अगर किया जाता है। चलिए, अभी तक SLM नहीं लिया था, आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। 16-17, तो बताइए 16-17 की स्टार्टिंग कब से होती है? ऑब्वियसली 1 अप्रैल 16 से, हाँ या ना? तो देखिए यहां पर 2016 1 अप्रैल बैंक अकाउंट, हमने मशीनरी परचेज करी कितने की, 10 लाख रुपए की। फॉर्मेट पहले से बना लेता हूं मैं। इसके बाद और कुछ 16 के अंदर नहीं हुआ, ठीक है। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है SLM। तो उसके बाद 2017 31 मार्च डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि मल्टीपल मशीन्स हैं तो हम शुरू से इसे M1 का नाम दे देते हैं। M1 पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, साल की शुरुआत में ही ले ली थी, और 10% कितना हो गया, 1 लाख, ठीक है। 31 मार्च बैलेंस CD कितना, 9 लाख। टोटल कितना आ गया, 10 लाख। इसके बाद 2017 1 अप्रैल बैलेंस PD M1 का कितना, 9 लाख रुपीस। फिर 17-18 में कुछ हुआ, 1/1/18 को हमने नई मशीनरी परचेज करी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो 17-18 में ही आता है। तो 2018 1/1 वी परचेज्ड अनदर मशीनरी M2 फॉर हाउ मच, 5 लाख। अब इसके बाद 2018 31 मार्च डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 M2, इस पे तो पूरे साल का लगेगा, और क्योंकि SLM है तो कॉस्ट पे लगाएंगे, दैट इज 1 लाख। और इस पे जो है बेटा सिर्फ 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, 5 लाख का 10%, क्योंकि 1 जनवरी को हमने उसे खरीदा है ना, 1/1/18, तो 31 मार्च 18 तक आपके पास सिर्फ 3 महीने होते हैं, तो 3/12 आप उसका करेंगे। तो if I'm not wrong it's 12,500. Let me check. Yes. So 12,500 we have. So total will be 1,12,500. ठीक है। फिर उसी दिन 2018 31 मार्च
बैलेंस CD, M1 M2। अब 9 लाख में से 1 लाख गया, कितना बचा बेटा? वेरी गुड, 8 लाख। और 5 लाख में से 12,500 हो गया 4,87,500। लेट मी चेक द कैलकुलेशन। हर मैं स्मॉल कैलकुलेशन चेक कर रहा हूँ आज, क्योंकि जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आप सोच भी नहीं सकते उस समय क्या टाइम हो रहा है। 12,87,500 और ये आपका दोनों साइड मैच 14 लाख। इसके बाद 2019 1 अप्रैल बैलेंस PD we have of M1 and M2 8 लाख और 487,500 दैट इज 1287,500। जितना आप प्रॉपर वे में करेंगे, देखिए जैसे मैंने M1 M2 यहाँ पे किया, उतना आप सुखी रहेंगे। हाँ जी, 1/4/16 अब हुआ कब? 30 जून 2018 को। इट सोल्ड द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1/4/16। जो शुरुआत में M1 थी, ये कौन सी थी हमारी? M1। इसको हमने बेच दिया 30 जून 2018 को। कितने में बेचा? 5 लाख में। ओके, सॉरी ये मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, 18 है। 2018 30 जून। सबसे पहले आप उस पे 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। किस पे? M1 पे। कितना? कॉस्ट पे निकलेगा 10 लाख का 10% और 3 महीने के लिए कितना आएगा? 25,000 रुपीज। 3 महीने का क्यों निकाला? क्योंकि देखो हमारे पास 1 अप्रैल 2018 को तो वैल्यू है ही है। हमने बेचा कब है? 30 जून। मैंने आपको बताया था कि जब तक मशीनरी जिस दिन बिकी है उस दिन तक हमें उसकी बुक वैल्यू चाहिए होती है, तो 25,000 रुपये का उस पर 3 महीने का और डेप्रिसिएशन लगेगा। फिर हमने उसे बेचा कितने में बताओ? 5 लाख रुपए में बेचा, ये बोला है ना उसमें? हाँ, 5 लाख में बेचा। अब देखिए प्रॉफिट लॉस हमें निकालना है उसके ऊपर। देखिए कैसे निकालेंगे? WDV या बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2018 कितनी थी? 8 लाख रुपए। उस पे ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लगा 3 मंथ्स का 25,000, तो उसकी वैल्यू निकल के आई 30 जून 2018 को 7,75,000। 7,75,000 8 लाख में से 25,000 गया ना, ठीक है। तो ये आ गया उसका बुक वैल्यू ऑन 30 जून 2018। उसकी सेल्स वैल्यू कितनी है? उसकी सेल्स वैल्यू है आपकी 5 लाख रुपए। तो आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो आपको लॉस हुआ है कितने का? 2,75,000 का। 2,75,000 का लॉस हुआ। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना? 2,75,000। इसके बाद हमने उसी दिन एक नई मशीनरी खरीदी 15 लाख की। तो सेम डे, मैं यहाँ लिख नहीं सकता, बटन नहीं है, 30 जून। थोड़ा डेट का मैनेज कर लेना, बैंक अकाउंट। एंड ये क्या है हमारी? M3। 15 लाख रुपए की हमने इसे खरीदा, ठीक है। अब और कुछ तो नहीं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 31 मार्च डेप्रिसिएशन अकाउंट M2 पर और M3 पर। M1 तो खत्म हो गया ना बेटा, और उसका डेप्रिसिएशन जो लेना था ले लिया। M2 पे पूरे साल का
5 लाख की कॉस्ट है, SLM में से लगेगा ना, तो 50,000 रुपये, ये सुनो SLM है। और ये हमने 30 जून को खरीदी है 15 लाख की। तो अगर आप देखें 30 जून को आपने खरीदी है 18 को, 31 मार्च 19 तक कितने महीने हो गए? 9 महीने। तो 15 लाख का 10% 9 महीने के लिए, ठीक है। तो 1,50,000 इंटू 9/12 हमारे पास आ गया 112,500। तो दिस कम्स आउट टू बी 1,62,500। उसी दिन 31 मार्च को बैलेंस शीट हम निकालेंगे M2 M3 487,500 माइनस 50,000 4,37,500 और 15 लाख माइनस 1,12,500, दिस इज 13,87,500 रुपये। ऐड करिए 4,37,500, तो ये आपका आ गया 18,25,000। दोनों साइड आप मैच कर लीजिए, इक्वल आ रही होंगी। 12,87,500 प्लस 15 लाख इज 27,87,500, 27,87,500। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ 25,000, 5 लाख 275 प्लस 162,500 प्लस 1,825। ये मिसमैच क्यों आ रहा भाई? क्या गड़बड़ हो गई? सॉरी, कोई गड़बड़ नहीं है, वो मुझे ही लग रहा था। 27,87,500 आपका आंसर। तो आपको होपफुली आइडिया मिला होगा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है मेरे पास करवाने के लिए, ये तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू सो मच। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए बेशक इस क्वेश्चन को, और अपने आप एक बार सॉल्व करिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। थैंक यू। होपफुली आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा और आप कुछ सॉल्व भी कर पाए हो। राम एंड कंपनी परचेज फर्नीचर ऑन 1 जुलाई 16 3 लाख रुपए का। 30/9/2017 को उन्होंने दूसरा फर्नीचर खरीदा 5 लाख का। फिर 1 अप्रैल 18 को हाफ ऑफ द फर्नीचर, सारा नहीं, 1/2 फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1/7/16 उसे बेच दिया कितने में? 80,000 रुपए में। और उसी दिन उसी दिन नहीं खरीदा, एंड परचेज्ड अनदर फर्नीचर ऑन 1/7/18 1 लाख रुपए का। डेप्रिसिएशन WDV से लगाना है, फर्नीचर अकाउंट बनाना है। सबसे बड़ी चीज थी 16 to 18। तो जब ऐसे मैंने लिख दिया 16, तो इसका मतलब क्या है कि इट स्टार्ट्स विद 1 जनवरी 2016 एंड कंटिन्यूज टिल 31 दिसंबर 2016। अगर मैं ऐसे लिखता 16-17 तो फर्क पड़ता, आप उसे 1 अप्रैल 16 से लेते और 31 मार्च 17 तक लेके जाते। होपफुली आपने ये चीज पहचान ली होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2016 1 जुलाई फर्नीचर खरीदा। कितने का फर्नीचर खरीदा? 3 लाख रुपए का बेटा। इस ईयर में कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है हमारे पास, तो 2016 को 31 दिसंबर वी विल चार्ज द डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसे हम F1 नाम दे देते हैं। कितना लगेगा इसी के नीचे लिख देता हूं मैं, 3 लाख का 10% फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। तो 30,000, 15,000 रुपए। फिर 31 दिसंबर बैलेंस CD 2,85,000। 6 महीने का डिप्रिसिएशन हमने लगाया है। आपने भी उम्मीद करता हूं यही किया होगा इसके अंदर, ठीक है। फिर 2017 1 जनवरी बैलेंस PD F1 कितने का? 2,85,000, ठीक है। देयर आफ्टर देखिए ध्यान से, ऑन 30/9/17 दूसरा खरीदा कितने का? 5 लाख रुपए का, 30/9/17 को,
तो 30/9/17 को हमने दूसरा फर्नीचर खरीदा, कितने का? 5 लाख रुपए का। चलिए, 2017 में और कोई कहानी तो नहीं हुई? जो बेचा है वो 2018 में बेचा है, तो 17 में और कुछ नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया F2। तो 2017 की क्लोजिंग कर देते हैं आराम से, रिलैक्स होके। 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन अकाउंट F1 F2 285, इस पे तो पूरा 10% से लग जाएगा, 28500। और इस पे 5 लाख पे, ठीक है, ये जो 5 लाख आप देख रहे हैं 6 महीने का नहीं 3 महीने का लगेगा, क्योंकि 30 सितंबर को खरीदा ना बेटा। 30 सितंबर से अगर आप 31 दिसंबर देखेंगे तो 3 महीने तो होते हैं, हाँ या ना? तो कैसे निकालोगे बताओ? 5 लाख का 10% फॉर 3 मंथ्स comes out to be 12,500। और ये WTV है, इसलिए 2,85,000 का लिया, कॉस्ट का नहीं लिया मैंने। 28,500 जमा 12,500, कितना हो गया बेटा? 41,000। बहुत बढ़िया। फिर 31/12 बैलेंस CD F1 का निकालेंगे और F2 का, ठीक है। तो 285 माइनस 28500 256,500 और 5 लाख माइनस 12,500 is 487,500 plus 256,500 7,44,000। तो ये हमारे पास आ गया 785 और ये भी कितना आ गया? 7,85,000, ठीक है, 2017 का। अब कहानी रचनी है 2018 की सारी की सारी। चलिए, 2018 1 जनवरी बैलेंस PD F1 F2 256,500 487,500 7,44,000। उसके बाद 2000, अब हुआ क्या, कब बेचा ये देखो यार, 1 अप्रैल 2018 को बेचा। तो 2018 1 अप्रैल, पहले वहां तक का डेप्रिसिएशन लगा लो, ठीक है। F1 पे पहली बात पूरा नहीं बेचा है, देखो ये बात समझो, आधा बेचा, तो आधी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा। कैसे लगेगा देखो, 1 अप्रैल 18 को जो डेप्रिसिएशन लगेगा, क्या वैल्यू है आप समझो, 256,500 256,500। उसका पहले तो आप हाफ करो, तो 256,500 का हाफ 128,250, ठीक है। उस पे लगेगा 10%, 12825 एंड दैट इज फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि 1 अप्रैल को हमने बेच दिया। तो 3 डिवाइड बाय 12, 3206.25 आ रहा है, ठीक है। तो इसे मैं राउंड ऑफ करके 3206 लिख देता हूँ, 3,206 रुपए। उम्मीद करता हूँ आपका भी यही आ रहा हो। कितने में बेचा? अरे बताओ बेशर्मो, हमने बेचा उसे 80,000 में, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा, ध्यान से देखें, प्रॉफिट स्लैश लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कैसे निकलने वाला है ये? इसके लिए देखिए, क्या वैल्यू थी उसकी? 256,500, उसका हाफ कितना हो गया था? 128,250। उस पे और डेप्रिसिएशन लगा 3206। यस और नो? ये तो बुक वैल्यू थी ऑन 1 अप्रैल 18। इससे ये बुक वैल्यू आई 128,250 माइनस 3206, 125,044। ये बुक वैल्यू आई ऑन 1 अप्रैल, सॉरी मैंने वहां गलत लिख दिया।
ये बुक वैल्यू थी 1/18 को, ये आई 1/4/18 को, ठीक है। 125044। सेल्स वैल्यू कितनी है 80,000, तो लॉस आ गया हमारा कितना 45044। उम्मीद करता हूं आप ये निकाल पाए हो, नहीं निकाल पाए मुझे पता है, निकम्मो सॉल्यूशन देख के कॉपी कर रहे हो। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। इसके बाद हमने एक नया फर्नीचर खरीदा, बट 1 जुलाई 18 को खरीदा 1 लाख का। तो 1 जुलाई को बैंक अकाउंट, एंड दिस इज बेसिकली द F3। हमने कितने का खरीदा इसे 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब 2018 31 दिसंबर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। देखो अभी F1 पूरा खत्म नहीं हुआ, हाफ बचा हुआ है, फिर F2 है और फिर F3 है। तो चलिए एक एक करके देखें। F2 पे तो पूरा लग जाएगा 487,500 का 10%, 487,500 इंटू 48750। ये जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं पूरी कैलकुलेशन करता हूँ, हंसो मत। अच्छा इसमें हाफ बचा हुआ है, तो 256500 का हाफ हमारे पास है, तो 128250 का 10%, 12825। ये समझ में आया F1 का। अबे निकम्मो आधा बेच दिया, आधा ही तो बचा हुआ है, तो 256500 हाफ कितना हुआ 12825, उसका 10% ले लिया 12825, ठीक है। और F3 की अगर हम बात करें, ये हमने खरीदा ही 1 जुलाई को है, तो इस पर 6 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा जो कि आएगा 5,000 रुपये, ठीक है। हाँ 1 लाख है ना, 10% फॉर 6 मंथ्स कितना आ गया 5,000। तो 12825 प्लस 48750 प्लस 5,000, 66,575, ठीक है। 31 दिसंबर को अब आप बैलेंस शीट ही निकाल देंगे तीनों का। लास्ट वाला वैसे आप सम करके भी निकाल सकते हैं, कोई अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपको एडवाइस दूंगा, लास्ट ईयर है, आप सीधे उसे सम करके इकट्ठा एक लमसम अमाउंट ही लिख दीजिए, ठीक है। कोई उसके मार्क्स नहीं आपके कटने वाले। 7,44,000 प्लस 1 लाख माइनस 3206 माइनस 80,000 माइनस 45044 माइनस 66,575, तो 649,175 ये आ गया आपका आंसर। तो होपफुली आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया, एंड बिलीव मी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी 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 वेरी, कितने वेरी लगा लो इसके ऊपर, कभी हाफ कर देता है, कभी इसका 1/3 कर देता है, कभी 1/4 कर देता है। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में, और इसकी वेटेज होती है 12 मार्क्स की। तो इसे जरूर एग्जाम के टाइम में एक बार प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।